ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, 6.5% पर बरकरार रेपो रेट। आरबीआई ने कहा ऊंची महंगाई हर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 6% रहने का अनुमान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रदेश के 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। कहा केंद्र से एसवाईएल का सर्वे जल्द शुरू करने का किया आग्रह। राज्यपाल रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। एमबीबीएस, बीडीएस एवं अन्य पाठ्यक्रम पास करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां की वितरित। और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में सहकारिता विभाग के नवीनीकरण को लेकर आयोजित नॉर्थ जोनल काउंसिल की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। सौर ऊर्जा के महत्व पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। आज मुंबई समिति की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। Outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and bank rate at 6.7%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल मुद्रास्फीति घटकर 4.6% हो गई है, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में यह 7.3% थी। Growth for the current financial year, that is 2023-24, is projected at 6.5%, with Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%. The risks are evenly balanced. Real GDP growth for the first quarter of next financial year, that is 24-25, is projected at 6.6%. This year in the first quarter, the headline inflation moderated to 4.6%. A significant easing of inflation pressures from its exceptionally high level in July and August is expected to materialize in September as the impact of fleeting food price shocks wane. Further, underlying inflation pressures are also moderating while the impact of past monetary policy actions is still unfolding. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 1507 और कॉलोनियों को 31 जनवरी 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अनअधिकृत कॉलोनी की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने विवादों से समाधान के तहत संपत्ति कर में बकाया भुगतान पर छूट देने का फैसला किया है। 31 दिसंबर 2023 तक स्वयं प्रमाणित करने वाले संपत्ति मालिकों को यह छूट मिलेगी। तो हमने 685 कॉलोनीज केवल अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ही की थी। फिर पहली बार 17 अगस्त को हमने कॉलोनी जो घोषणा की थी 211 उसमें नगर पालिका की थी, 238 टाउन कंट्री प्लानिंग की थी, तो 449 कॉलोनीज ही हमने उस समय घोषणा की थी। 193 कॉलोनी तो अर्बन लोकल बॉडीज की और 110 कॉलोनी टाउन कंट्री प्लानिंग की। ऐसे कुल मिलाकर के 303 कॉलोनी आज जो है इनको घोषणा में कर रहा हूं। 14 जिले जिसमें 21 नगर पालिकाएं ये सब हैं, 21 नहीं 39 नगर पालिकाएं ये हैं। तो ऐसे ये सब जगह पर आज कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहां इनकी
जानकारियां सबको, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, उन सब कॉलोनीज की जानकारी वहां सबको मिल रही है। सीएम ने कहा कि अब तक करीब 8,000 स्थानों पर 112 करोड़ रुपए के खर्च करके घरों के ऊपर से गुजर रही लाइनों को दूसरे स्थान पर बदला गया। अब फिर से 151 करोड़ रुपए खर्च कर बची हुई लाइनों को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि गांव की फिरनी के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ढाणियों को घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। वहीं सीएम ने सतलुज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर न्यायालय का आभार जताते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से जल्द इस SYL का सर्वे शुरू करवाने का आग्रह किया है। 16 में एक उनको राहत दी थी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके घरों के ऊपर से गुजरी तारों को हटाने के लिए अभियान जो चलाया था, 7,849 स्थानों पर 11 kV और 95 स्थानों पर 33 kV लाइनों को इनको बदल करके और अल्टरनेटिव रूट से ले गए थे। 112 करोड़ रुपया उसमें खर्च आया था। अभी भी बहुत सी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं जिनकी डिमांड है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसफार्मर की चोरी होने पर किसान की शिकायत पर FIR दर्ज होगी और नए ट्रांसफार्मर के लिए 50 की बजाय अब सिर्फ 25% भुगतान करना होगा। साथ ही उन्होंने चीन में हो एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को बधाई दी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के वर्ष 2022-23 के MBBS, BDS व अन्य पाठ्यक्रम पास करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। राज्यपाल ने डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की सेवा करने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी पर सरकार खर्च करती है और यह पैसा करदाता से आता है, इसलिए समाज ही ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। इसके अलावा राज्यपाल ने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। जीवन एक विद्यार्थी का जीवन था। अभी विद्यार्थी का जीवन से आप दूसरे जिम्मेदारी में ले गए। अब आपका रोल भी जो है बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार विद्यार्थी है, आप जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। वंस ए स्टूडेंट, यू शुड बी लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। लर्निंग इज द लाइफ ऑफ द लर्निंग। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक की जानकारी हासिल कर मरीजों की सेवा करें। पुलिस महानिदेशक ने व्यावसायिक योग्यता और दूसरी मरीज के प्रति हमदर्दी को महत्वपूर्ण बताया। वहीं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। are a key to a satisfying career for any professional. First and foremost, it's professional competence, and the second is empathy. As you all step into the world of healthcare, people look up to you as experts in your respective field. जिन्होंने डिग्री ली है उनको सबने यही मैसेज दिया है कि तुम्हारी पढ़ाई चाहे पूरी हो गई है लेकिन आगे बहुत कुछ सीखने को है। ये डॉक्टरी की पढ़ाई है जो कि ज़िंदगी भर चलती रहती है और जितना आप पढ़ोगे, जितना नॉलेज बढ़ाओगे, उतने आप अच्छे डॉक्टर बनोगे, समाज की सेवा कर सकोगे।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में सहकारिता विभाग के नवीनीकरण को लेकर आयोजित नॉर्थ जोनल काउंसिल की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए ऋण मुहैया करवाने पर कार्य करें ताकि वे पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए डेयरी, मत्स्य आदि व्यवसायों पर कार्य किया जा रहा है। राज्य की 774 पैक्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचकुला के गांव माढ़ा में पैक्स में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य की 76 सहकारी समितियों ने पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया, जिसमें से 58 समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार 26 समितियों ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए भी आवेदन किया है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 5 गांवों की पंचायतों में स्वयं सहायता समूह को पेयजल सप्लाई में गुणवत्ता व प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पायलट के तौर पर चयन किया गया है। हर जिले में से 3 न्यू नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमाणित व ऑर्गेनिक बीज का उत्पाद कर बिक्री के लिए चयन किया जा रहा है। इसके अलावा 167 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए रजिस्टर्ड किया है, जिनमें से 35 सीएससी ने कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और इनमें एफपीओ बनाने का कार्य भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को कल करीब 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जबलपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान इन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से जुड़ी हुई हैं। पीएम ने इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1000 से अधिक घरों का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की कमाई बंद हो गई है, इसलिए उसे मोदी पर गुस्सा है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। पीएम ने कहा कि खेल के मैदान से खेल खलियान तक भारत का परचम बुलंद हो रहा है। पीएम ने मध्य प्रदेश के युवाओं से विकास यात्रा को न रुकने देने का आह्वान किया। मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस की पहले की सरकार पर जनजातीय विकास की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता संजय सिंह के करीबियों को समन जारी किया है, जिसमें सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से पूछताछ की जा रही है। संजय सिंह इस समय ईडी के 5 दिनों के रिमांड पर हैं। ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि संजय सिंह के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के मामले में 239 जगहों पर छापा मारा है। आरोप है कि संजय सिंह के घर 2 बार में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि जो भी कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, वे आज भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे,
आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट साथियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं। यही बदलाव है। सत्ता में आने से पहले, राजनीति में आने से पहले कहते थे कि इस कुर्सी में कोई खोटे जो बैठता है उसको भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो सिद्ध किया है, बैठे हैं और भ्रष्टाचार ही किया है। वहीं भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईमानदारी का दावा करने वाली पार्टी की सच्चाई आज जनता के सामने आ गई है। केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा 2018-2020 और 2021 के अधिकारियों और भारतीय व्यापार सेवा 2022 बैच के प्रोबेशनर्स कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा की मांग और खपत किसी देश की सामाजिक व आर्थिक प्रगति के संकेतकों में से एक है। इसलिए भारत जैसे जैसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ेगा, बिजली की मांग और खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी, जो देश के विकास को और अधिक प्रेरित करेगी। Selection in the prestigious services. I believe that your training has enabled you to make effective contribution in the progress of power and trade sectors of India. Both these services are important in the context of economic growth and development of the country. One more thing that is common for both these sectors is that they promote connectivity, and an interconnected ecosystem further boosts energy and trade sectors. वहीं राष्ट्रपति ने भारतीय व्यापार सेवा के प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। यह निवेश को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है, आर्थिक विकास को गति देता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी व्यापार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो न केवल व्यापार नियामक और बल्कि व्यापार सुगमकर्ता भी हैं। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 8 अक्टूबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद कृषि मंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस बार मेले का थीम समृद्धि व स्वास्थ्य के लिए श्री अन्न का प्रचार प्रसार है। उन्होंने कहा कि मेले के पहले दिन के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे, जबकि 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। किसानों को मेले में लकी ड्रॉ के जरिए कृषि यंत्र दिए जाएंगे। किसानों को उन्नत किस्म के बीज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और साथ ही मिट्टी व पानी की जांच की भी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। 3 दिवसीय कृषि विकास मेला 8, 9, 10 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति, जो खुद एक किसान पुत्र हैं, जगदीप जी धनखड़, वो करेंगे। 10:30 बजे वो पहुंच जाएंगे मेले में 8 अक्टूबर को। और इस समापन जो है हमारे मुख्यमंत्री 10 तारीख को मनोहर लाल जी करेंगे। 9 तारीख को त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद विप्लव देव जी वो आएंगे, जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के निर्माता हैं, जो ड्रिप इरिगेशन के जो भी किसान से संबंधित चीज़ है उसका सारी कंपनियां आएंगी। और विशेष तौर पर जो हर साल की तरह बीजों का वितरण करते हैं, सेल करते हैं कृषि विश्वविद्यालय, उसके बहुत सारे स्टॉल होंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पिछले 3-4 सालों में लगभग 80,000 कृषि यंत्र किसानों को दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब किसान पराली को जलाने की बजाय उसका उपयोग करने लगे हैं। 3-4 साल में 70-80 हज़ार अलग अलग तरह की मशीनरी किसानों को सब्सिडी भी दी है। पराली के लिए बेलर, पराली जलाने से रोकने के लिए हम इंसेंटिव किसान को देते हैं। पराली के कंजम्पशन के लिए हमने इंडियन ऑयल की वो लगाया है, पराली यूज करने का कारखाना लगाया है। गौशालाओं को भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप पराली का उपयोग करें।
और अब मैं आते आते देख रहा था कि जगह जगह पराली गेट गांठ बना बना के उसका उपयोग करने लग गए। बहुत थोड़ी सी घटनाएं हैं और उनको भी हम किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि पराली आग लगाने से धरती की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, धरती बंजर हो जाएगी। प्रदेश की मंडियों में धान की आवक जोरों पर है। धान का कटोरा कहे जाने वाले कैथल की अनाज मंडियों में प्रत्येक दिन किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं। कैथल मार्केटिंग बोर्ड के सचिव बसायू राम ने बताया कि अब तक मंडी में 4,45,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। एजेंसियों द्वारा सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। किसानों के लिए मंडियों में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मंडी में बनाई गई अटल से किसानों और मजदूरों को काफी सस्ता खाना मिल रहा है। अभी तक आ चुकी है और इसमें से कल का जो डाटा है एजेंसीज का, इसमें 4,13,676 जो क्विंटल है वो सेल भी हो चुका है और जिसमें से लिफ्टिंग आज के डाटे के अनुसार थोड़ा भी कल, क्योंकि एक दिन का परचेज बंद था तो लिफ्टिंग थोड़ा उस वजह से मान लीजिए जैसे परसेंटेज में कमी आया था, तो अब लिफ्टिंग सही चल रहा है। बट एक जो जीपीएस सिस्टम की वजह से ट्रकों में 1-2 दिन थोड़ा दिक्कत रही थी, उसके बाद लिफ्टिंग सही स्पीड से चल रहा है। 10 रुपये में किसानों को, मजदूर को भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है और आपने निरीक्षण भी किया होगा। अच्छा भोजन, अच्छा प्रबंध है और सारे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। बढ़िया से हम सारी चीज़ें अपनी कर रहे हैं बेहतर ढंग से। बिजली का, पानी का, शौचालय का, तो ये बिल्कुल हमने रोड रिपेयर करवा लिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैथल अनाज मंडी में। वहीं किसानों ने कहा कि उनके धान की फसल मंडी में आते ही एमएसपी पर बिक रही है। किसानों ने बताया कि उन्हें फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और फसल का भुगतान भी समय पर हो रहा है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। सारा रेट भी वधिया मिल रहा है, साडा निकासी ज़्यादा अधिक हुई है तो सरकार बड़ा साथ दे रही है, आड़ती भी सारे साथ दे रहे हैं, साडा बहुत वधिया सिस्टम कर रहे हैं। बासमती 11-21 बहुत वधिया बेस्ट क्वालिटी का धान है। सरकार ने जो एमएसपी दे रखा है उससे भी अच्छे रेट में बिक रहा है धान। और ये कैथल जो है ये धान का कटोरा है, मतलब धान इनकी बार बहुत अच्छे तरीके से बिक रहा है, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है। जो पीआर जी है उसका दाम रेट बिल्कुल सही मिलेगा। सरकार ने बहुत बढ़िया भाव दे रखे हैं। जो साड़ी पीआर 26 है 2225 रुपये बिकी है जी। बहुत बढ़िया आड़ती ने अच्छे कीमत साड़ी लवाती है, बहुत बढ़िया है। मंडी में बहुत काफ़ी सहूलतां ने, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सरकार जो खरीद बोली बहुत टाइम नाल आ रही है, सरकार हर रोज़ माल बिक रहा जी, तो असं सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। भारत को दुनिया के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था AIBD यानी एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। AIBD की जनरल कॉन्फ्रेंस में भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 1977 में स्थापित AIBD 50 वर्षों से अधिक पुराना संगठन है, जिसमें अभी 44 देशों के 92 सदस्य शामिल हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती संगठन में भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि यह दुनिया भर के प्रसारण संगठनों का भारत पर भरोसा दर्शाता है। एशिया पैसिफिक की एक बड़ा संगठन है जिसमें 92 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस और 26 कंट्री मेंबर समाविष्ट है। उसमें भारत को तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली प्रेसिडेंटशिप मिली है। ये भारत के लिए एक बड़ा गर्व का अवसर है। ये दर्शाता है कि ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में एशिया पैसिफिक में भारत का प्रसार भारती का कितना नाम है, लोगों को कितना विश्वास है। चीन में हो रहे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक भारत ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल 93 पदक हासिल किए हैं और अंक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। वहीं हॉकी में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया और इसी जीत के साथ ही भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तीरंदाजी में आज भारत की महिला रिकवर टीम ने कांस्य पदक जीता। तीरंदाज अंकिता भगत, सिमरनजीत और भजन कौर की तिकड़ी ने महिला रिकवर टीम स्पर्धा में कांस्य पदक पर अपना निशाना साधा। बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग HS प्रणय को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बैडमिंटन के सेमीफाइनल मैच में प्रणय को चीन के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा।
एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ आज खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं भारत की महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए नेपाल को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में एक बार फिर देश के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का दमखम नजर आया और उन्होंने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो वहीं रजत पदक किशोर जैना के नाम रहा। दोनों विजेता खिलाड़ियों से चीन में मौजूदा हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। जो था वो एक तरह से करना चाहिए इंडिया और इंडिया के बीच था, तो किस तरह की ये फीलिंग चल रही थी और जब कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा थी वो किस तरह के अंदर फीलिंग दे रही थी? बहुत अच्छा लग रहा था कि हम आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे थे और ऐसे इंटरनेशनल कंपटीशन में ये नज़ारा बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। एक बार हुआ था भुवनेश्वर में 2017 एशियन चैंपियनशिप में, मैं और देवेंद्र भाई साहब थे वहाँ पे और एक कतार का लड़का था, तो हम ऐसे आपस में पुश कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बार हुआ था। लेकिन आज और लंबी थ्रोज थी और अच्छा लग रहा था कि जेना इतनी बढ़िया थ्रोज लगा रहा है। 2 बार इसने अपना पर्सनल बेस्ट किया और पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, जो कि इसका ड्रीम था। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। नीरज, यहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी, तो क्योंकि आप लंबा रन अप लेते हैं, तो वो सब भी कुछ दिमाग में था उस समय, या फिर आपको लग रहा था कि सिर्फ मेडल जो है उसको किसी तरह से अपना बनाना है? जी, मेडल का तो था ही कि डिफेंड करना है मेडल को, जो जकार्ता में जीता था। और वही था कि हाँ, थोड़ा कंपटीशन टाइम पे अंदर हवा चल रही थी, ठंडा हो रहा शरीर, तो और जो पहले वाला डिसीजन हुआ उसकी वजह से काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन फाइनली हम जीत के निकले हैं वहाँ से, तो अच्छा लग रहा है। जिस तरह का परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन, बल्कि एथलेटिक्स में भी बाकी खेलों में भी, तो इसकी क्या बड़ी वजह मान रहे हैं आप? बड़ी वजह तो है कि हमको गवर्नमेंट से, टॉप से और फेडरेशन से और बाकी जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। और जो सबसे मेन बात है, जो एथलीट्स का माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी, और वो अपने आप को ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं और ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हैं, ना केवल एथलेटिक्स में, बाकी इवेंट्स में भी, जैसे बैडमिंटन है या बाकी गेम्स हैं, तो वो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे compete कर रहे हैं, जीत रहे हैं वहाँ पे। आपको देख करके जो पानीपत के जो गाँव के लड़के हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, पानीपत के गाँव के लड़के आ रहे हैं और मैं तो चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तो हर जगह से, जैसे मनु है कर्नाटका से है, जेना उड़ीसा से है और हरियाणा से, यूपी से, मतलब हर स्टेट से आ रहे हैं, ना केवल पानीपत से। और मुझे खुशी है कि हमारे एरिया में नहीं सिर्फ एथलेटिक्स पूरे देश में ग्रो कर रहा है। मुख्य सचिव ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा समग्र शिक्षा की कार्यकारी समिति की बैठक में कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य में शिक्षा, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास व नवाचार पर बल देने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके लिए मंत्रालय ने हरियाणा के 3,893 स्कूलों का चयन किया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 124 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुना गया है। उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग छात्रों को समर्पित सहायता प्रदान करने के महत्व पर बल दिया और कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों के वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसरो व साइंस सिटी जैसे संगठनों व संस्थानों की यात्राओं की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से छात्रों को साइबर अपराध और वित्तीय साक्षरता के बारे में भी जागरूक करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश के 4,000 से अधिक स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों में सैनिटरी पैड के वितरण और निपटान के लिए 305 SPVI मशीनें खरीद ली गई हैं और शेष 464 मशीनें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि नूंह में लड़कियों और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल लर्निंग एक्सलरेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांग छात्रों को अलग अलग भत्ते सहित अनेक सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ हरियाणा राजभवन में हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स काउंसिल द्वारा आयोजित 43वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संगठन से जुड़े सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। फरीदाबाद, भिवानी, सिरसा, यमुनानगर और पलवल को ओवरऑल शील्ड देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने संगठन के द्वारा राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर 16 पुरस्कारों से नवाजा गया है।
इस संगठन के सदस्यों की संख्या लगभग 60 लाख है। यद्यपि जनसंख्या की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा राज्य की भागीदारी केवल 2% होने के बाद भी प्रदेश में स्काउट्स एवं गाइड्स की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 17% है। हमारी राज्य संस्था को स्काउट्स एंड गाइड की श्रेष्ठतम गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 16 पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसके लिए मैं संस्था से जुड़े सभी बच्चे व कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। राज्यपाल ने संस्था की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्काउट्स और यूनिट लीडरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जम्बूरियों में भाग लेकर विदेशों में हरियाणा का मान बढ़ाया। साथ ही राजस्थान और कर्नाटक में आयोजित हुई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जम्बूरी में राज्य के प्रतिभागियों ने 22 अवार्ड प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे बच्चों व युवाओं को आपसी भाईचारे, देश प्रेम, अनुशासन, कठोर परिश्रम, निष्ठा व परोपकार जैसे गुणों को जीवन में अपनाने का पाठ पढ़ाएं, ताकि ये युवा सही मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण में अहम भूमिका अदा करें। स्काउट्स और यूनिट लीडरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जम्बूरियों जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई जिसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेकर हरियाणा राज्य का विदेशों में भी मान बढ़ाया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जम्बूरी कर्नाटक में हमारा राज्य के प्रतिभागियों ने दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में भाग लेकर 22 अवार्ड प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत ने कनाडा से देश में अपने राजनयिकों की संख्या सीमित करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल एक प्रेस वार्ता में दोहराया कि नई दिल्ली में कनाडा के राजनयिकों की बहुत अधिकता थी और वे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। ऐसे में राजनयिकों की संख्या में समानता की मांग की है और इसी सिलसिले में आगे पहल हो रही है। Discussions on parity, as we mentioned earlier, given the much higher diplomatic presence of Canadian diplomats or diplomatic presence here in Canada and their continuing interference in our internal affairs, we had and we have sought parity in our respective diplomatic presence. Discussions are ongoing on the modalities of achieving this. Specific question by you, John, regarding dates, etc. Look, I would not like to get into the details of diplomatic conversations. As we mentioned, I think last week, given that Canadian diplomatic presence is very much higher, we would assume that there would be a reduction. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।